नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की एक घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर का एक इलाका लगता है। इसी इलाके में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नंदू होता है। नंदू जो होता है उसकी उम्र 52 से 50 साल होगी, यानी कि 50-52 साल का नंदू हो रहा होगा। उसके 3 बेटे होते हैं, जिनमें से एक बेटे का नाम रमेश होता है, एक का किशोर होता है, एक का सुरेश होता है। ये बेटा, सबसे बड़ा वाला बेटा जो होता है उसकी उम्र 30 साल होती है, यानी कि किसी की 25 साल होती है, किसी की 26 साल होती है, किसी की 27 साल होती है। यानी कि इन तीनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, 1 या 1.5 साल का। ये तीनों जो होते हैं, तीनों भाई एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन कमाने के लिए कोई मुंबई जाता है, कोई घर से दूरी रहकर कमाता है। लेकिन पिता जो होते हैं नंदू, उनके पास कोई सा भी नहीं रहता है। पिता नंदू जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, अकेले बैठे हुए रहते हैं, अकेले ही वे खाना बनाते हैं। तभी गांव के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वे नंदू के पास जाते हैं और नंदू से कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं रहते हैं, और तुम्हारे बच्चे कोई नौकरी पर रहता है तो कोई पियो पर रहता है। तुम्हें एक काम कर लेना चाहिए, तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जब तुम दूसरी शादी करोगे, दूसरी शादी होने के बाद तुम्हारे पास एक ऐसी महिला होगी जो तुम्हारा ख्याल भी रख सकेगी और जो तुम्हें वक्त रहते खाना भी टाइम पर दे सकेगी। नंदू जो होता है पहले तो मना करता है और कहता है कि 50 से 52 साल मेरी उम्र हो रही है, मेरे 3 बच्चे हैं, हट्टे कट्टे बच्चे हैं, शादी की उम्र उनकी है, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे तुम्हारी कभी नहीं करेंगे, और उनकी जो नस्ल है वो ऐसी है भी नहीं कि तुम्हारी कदर भी करेंगे। वे तुम्हें एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछने के हैं। तुम मान जाओ बात को, तुम शादी कर लो। तो नंदू जो होता है कहीं ना कहीं इस पर विचार करने लगता है। तभी एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति जो होता है नंदू से आकर कहता है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो? मैंने गांव वालों से सुना, लोगों से सुना कि नंदू शादी करना चाहता है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक महिला है। न वो महिला का पति नहीं है, सिर्फ एक मजबूरी है उसकी एक बेटी है। उसकी बेटी के नाम पर ज़मीन भी है। अब तुम पर कोई भारी नहीं बनेगी। बेटी जो है 17-18 साल की लड़की है। जब वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, 20-21 साल की हो जाएगी, तुम उसकी शादी कर देना उसकी ज़मीन बेचकर। नंदू जो होता है कहीं ना कहीं मान जाता है। उस लड़की की माँ की जो उम्र होती है वो 40 से 45 साल होती है, वो भी नंदू के साथ आ जाती है और तीनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जैसे ये बात नंदू के बेटों को पता चलती है तो नंदू के बेटे जो होते हैं भागकर घर आते हैं। घर आने के बाद अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, तुमने हमारी समाज में नाक कटवा दी, तुमने हमें समाज में बोलने नहीं दिया। नंदू जो होता है वो कहता है कि चुप रहो, समाज ने, गांव के लोगों ने ही कहा है कि शादी कर लो। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे तीनों बेटे इतने नाकारा हैं कि तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं देंगे। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ख्याल भी रखेगी और तुम्हें वक्त रहते खाना भी देगी। और तुम्हें क्यों आए हो? तुम पूछने आए हो कि तुम्हारा बाप जिंदा है या फिर मर गया? तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था। तभी तीनों बेटे जो होते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। वे कुछ कह ही नहीं पाते हैं, लेकिन वे घर के अंदर चले जाते हैं। उनकी माँ जो होती है उनके लिए खाना बनाती है। उनसे कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह रखूँगी, यानी कि सबके लिए खाना बनाती है। सब लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ आराम से बैठकर खाना खाते हैं। यानी कि इधर ये 3 बेटे जो होते हैं, इन्हें भी लग रहा था कहीं ना कहीं जो माँ की कमी है वो पूरी होने लगी है। वे अब सच में उसे माँ कहने लगे थे और माँ का ओहदा देने लगे थे। अब वे ना तो बाहर जाते और ना ही कहीं जाते थे। वे सिर्फ घर में ही रहते थे और परिवार के साथ आराम से हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन आकस्मिक अचानक से जो नंदू की पत्नी होती है उसकी देहांत हो जाता है, यानी कि उसकी दूसरी शादी हुई हुई थी, उसका भी देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो नंदू जो होता है एक बार फिर से अकेला हो जाता है। एक बार फिर से उसे लगने लगता है कि शायद उसके जीवन में स्त्री सुख है ही नहीं। पहली पत्नी जो उसे छोड़कर चली गई वक्त से पहले, अब दूसरी शादी की थी तो उसकी भी आकस्मिक यानी कि अचानक से मौत हो गई। अब इधर जैसे ही नंदू ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि मेरे पास उसकी अमानत है, मेरे पास मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करूँगा और शादी करने के बाद मैं फारिग हो जाऊँगा और शायद मेरे तीनों बेटे फिर कहीं भी रहें, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं होगा। अब इधर बेटी जो होती है वो खाना बनाने लगती है और खाना बनाते बनाते वो अपने पिता के साथ भी बहुत घुल मिल जाती है। अपने पिता का बहुत ध्यान रखती है और अपने पिता को वक्त रहते वो दवाइयाँ भी चल रही थी, दवाइयाँ भी देती रहती है और वक्त रहते खाना भी टाइम पर देती रहती है। लेकिन नंदू जो होता है उसे बहुत गहरा सदमा लग चुका था उसकी पत्नी के जाने का। तो नंदू जो होता है एक दिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है और नंदू का भी देहांत हो जाता है। इधर नंदू भी चल बसा था और जो लड़की की माँ होती है वो भी चल बसी थी। लड़की जो होती है अकेली रह जाती है, वो उसका कोई नहीं होता है। लेकिन वो अब जाए तो जाए कहाँ। अब वो सोचने लगती है कि मेरे भाई तो हैं। अब वो तीनों भाइयों के साथ रहने लगती है।
उन्हें कहती है कि भाई तुम काम पर लग जाओ, उन्हें वक्त पर खाना बना कर देती है। भाई जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि कैसी भी हो, है तो हमारी बहन। समय बीतता चला जाता है, लेकिन इन तीनों की जब शादी नहीं होती है तो बड़े वाला बेटा जो होता है, उसकी नीयत जो होती है रमेश की, वो अपनी बहन पर ही टिक जाती है। जब अपनी बहन पर उसकी नीयत टिक जाती है तो उसकी बहन जो होती है जब सोई हुई होती है तभी वो उसके पास जाता है और पास जाने के बाद उसे छूने लगता है, गलत तरीके से उसके साथ गंदी हरकत करने लगता है। बहन जो होती है इस चीज़ का विरोध करती है। बहन जो होती है वो कहती है कि भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, अलग हट जाओ। लेकिन रमेश जो होता है वो कहता है कि तुम मेरी बहन हो लेकिन हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, तुम मेरी बहन दूसरे रिश्ते से लगती हो, तुम मेरी सौतेली माँ की बेटी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इधर लड़की जो होती है बहुत मना करती है, लेकिन रमेश जो होता है वो हवस में इतना अंधा हो जाता है कि पूरी रात तक उसके साथ गलत काम करता है। जब वो उसके साथ गलत काम करता है तो बहन जो होती है उसे बहुत ही बुरा लगता है, उसे घिन सी आती है, अपने आप से सोचने लगती है कि काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ इतना सब कुछ ना होता। अब ऐसे रमेश जो होता है जब उसका मन करता था तब वो उसके साथ यह सब कुछ करता था। अब इधर दो भाई जो होते हैं जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वे दो भाई जो होते हैं वे भी अपनी बहन के साथ गलत काम करने लगते हैं। यानी कि तीनों के तीनों भाई मिलकर अब उस लड़की के साथ, अपनी सौतेली बहन के साथ गलत काम करने लगते हैं। अब ये ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना समय देखते हैं, ना ये देखते हैं कि वो क्या कर रही है, उसकी तबीयत सही है नहीं है, सिर्फ उस पर टूट कर पड़ जाते हैं, उसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है तो कोई सा भाई पी कर आता, पी कर आने के बाद भी उसके साथ ये सब कुछ करता था। वे बहन जो होती है बहुत परेशान हो जाती है। वो लड़की सोचने लगती है कि शायद ये राक्षस हैं, इनके जैसा भाई किसी को भी ना हो, और शायद इनके अगर कोई बहन होती तो अगर इनके मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते तो वाकई में ये अपनी बहन के साथ भी यही सब कुछ करते। अब इधर लड़की जो होती है बहुत विरोध करती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की का भी कोई नहीं होता है, लड़की की सिर्फ माँ होती है, इसलिए वो मजबूरी में उसे वहीं पर रहना पड़ता है। वो अपने भाइयों को बार बार समझाती है, लेकिन भाई जो होते हैं वो मानने को कुछ तैयार ही नहीं होते हैं। भाई जो होते हैं वो इसे गंदी हरकत करते रहते हैं, उसको साथ नोचते रहते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है, लड़की को समझ आने लगा था कि ये ऐसे पास नहीं आएंगे, ये मानेंगे नहीं, ये मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते ही रहेंगे। तभी एक दिन रमेश जो होता है वो जैसे घर पी कर आता है तो दो भाई जो होते हैं वे घर पर नहीं होते हैं, उन्हें किसी काम के सिलसिले में वे बाहर चले जाते हैं। जब वे बाहर चले जाते हैं तो रमेश जो होता है अपनी बहन के ऊपर फिर से गंदी हरकतें करने लगता है, उसके ऊपर टूट जाता है और टूटने के बाद उसके साथ वही सब कुछ करता है जो वो कर चुका था। बहन को बहुत बुरा लगता है, बहन जो होती है वो सोचने लगती है कि आज तो मेरे दो भाई भी नहीं है यहाँ पर। तभी वो एक रसोई से धारदार हथियार लेकर आती है और हथियार लेकर आने के बाद वो अपने भाई पर टूट कर पड़ जाती है और अपने भाई पर तब तक वार करती है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। जब ये सारी चीज़ें उससे हो जाती है और देखने लगती है कि उसका भाई अब जिंदा नहीं रहा है, रमेश मर चुका है, तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाती है और इतनी घबरा जाती है कि उसे लगने लगता है कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और उसके भाइयों को मैं क्या जवाब दूंगी। तभी वो लड़की जो होती है अब उसके पीस करती है, यानी कि उसे काटती है, उसके हाथ काटती है, पैर काटती है, उसके छोटे छोटे पीस कर लेती है और छोटे छोटे पीस करने के बाद अब सोचने लगती है कि मुझे इसका क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपने भाई के जो छोटे छोटे पीस करती है उन्हें भगोने में डालती है। भगोने में डालने के बाद अब उन्हें उबालने में लग जाती है। इधर घर का जो सारा फर्श होता है जहाँ पर खून लगा हुआ होता है उसे भी सारे को साफ़ करके रख देती है। जब उसे उबाल लेती है, उबाल लेने के बाद पूरी रात तक वो चूल्हे पर बैठी रहती है, उसे एक बड़ी सी चीज़ में भर कर रख देती है जिससे कि उसके जो भाई हैं उसे ना देखे। और उसी रात वो जानवरों को, कुत्तों को, बिल्ली को, यानी कि सब जो जानवर होते हैं जो जो उसे दिखते हैं उन्हें डालती है और उन्हें खिलाती है, यानी कि अपने भाई का जो मीट होता है वो जानवरों को खिलाती है। और जब जानवरों को खिलाती है तो कहीं ना कहीं से बहुत खुन्नस आ रही थी अपने भाई पर। अब ऐसे दोनों भाई जो होते हैं जब अपने घर लौटते हैं, घर लौटने के बाद वे रमेश के बारे में पूछते हैं और रमेश के बारे में कहते हैं कि रमेश कहाँ पर चला गया, उसने ना ही तो हमसे बात की है ना ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। तभी बहन जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता वे कहाँ पर चले गए हैं, लेकिन तुम सब लोग मुझे छोड़ कर चले गए हो। मुझे पता है कि कितना डर लग रहा था यहाँ पर मुझे घर में अकेले, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाया करो। जब दो भाई ये बात सुनते हैं तो उन्हें अपनी बहन पर शक नहीं होता है। वे सोचने लगते हैं कि रमेश कहीं पर चला गया होगा, हर बार की तरह ये कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर बिना बताए चले जाते थे। अब ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो एक दिन एक भाई जो होता है अपने
भाई के बारे में जानने के लिए वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका भाई जो होता है रमेश अक्सर जाता था। अब तभी एक भाई जो होता है वो घर पर रहता है। वो भाई जो होता है जब घर पर रहता है तो अपनी बहन के साथ भाई गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, उसके साथ घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। वो सब कुछ करता भी है, करने के बाद वो फिर बाहर आकर सो जाता है। बहन जो होती है जब ये सारी चीज़ें देखती है तो वो सोचने लगती है कि मुझे खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। अगर ये तीनों भाई इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं आराम से जीवन बिता सकूँगी, आराम से रह सकूँगी। तभी ये लड़की जो होती है बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद ये फिर से अपने जो बिचले वाला भाई होता है जिसका नाम सुरेश होता है उस पर ताबड़तोड़ करके वार करने लगती है। और ताबड़तोड़ करके वार जब करती है तो वो भी इस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है। उसके साथ भी ये सब कुछ करती है। उसका भी जो खून होता है पहले उसे सफ़ा करती है, उसे भी फिर उबालती है और उबालने के बाद उसे भी इकट्ठा करके एक जगह पर रख देती है। और इधर ऐसे ही उसका चल रहा था। जो उसे कुत्ते मिलते थे रात में उन्हें डालती थी, जानवर मिलते थे उन्हें डालती थी, और डालने के बाद आराम से सुख चैन की नींद सोती थी। अब ऐसे ही जो उसका सबसे छोटे वाला भाई होता है इन दो भाइयों का, जब वो अपने घर आता है, घर आने के बाद कहता है कि रमेश तो मिला ही नहीं, ना जाने कहाँ पर चला गया है, मैं उसे हर जगह ढूंढ कर आया हूँ। अभी ना जाने सुरेश भी कहाँ पर चला गया। सुरेश को मैं रात से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसे घर पर छोड़ कर गया था। तुम बताओ कि तुम कुछ कर तो नहीं रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है। बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है और मुझे नहीं पता वाकई में भी दोनों कहाँ पर चले गए हैं। तब सबसे वाला छोटे वाला भाई जो होता है उसे कहीं ना कहीं अपनी बहन पर शक होने लगता है, और कहने शक इतना गहरा होने लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं दोनों भाइयों को अपने घर पर छोड़ कर जाता हूँ, लेकिन वे घर से ही गायब हो जाते हैं। आखिरकार वे जाते हैं तो है कहाँ। उसके दिमाग में आ जाती है कि कहीं ना कहीं उसकी बहन उससे कोई बात छुपा रही है, कहीं ना कहीं हो ना हो इसने ही किसी के साथ मिलकर मेरे भाइयों को रास्ते से हटा दिया है। तभी वो रात होती है। रात होते हुए उसका भाई जो होता है जागता हुआ रहता है। वो उस रात उसके साथ कुछ नहीं करता है। वो देखने की कोशिश करता है कि ये किससे मिलने जाती है, किससे नहीं मिलने जाती है। तभी वो जब उठती है, उठने के बाद वो एक चीज़ निकालती है। जब उस चीज़ को निकलते हुए देखता है और देखता है कि वो कुत्तों को खिला रही है, और जब खुद जाकर देखता है तो वो देखता है कि उसमें मांस है, यानी कि उसमें मीट बना हुआ है, और किसी और का नहीं, उसके दो भाइयों का है। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी रूह काँप जाती है। अब वो अपनी बहन से कुछ नहीं कहता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वालों सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरे दो भाइयों को मेरी बहन ने मार डाला, और उसने प्रॉपर्टी के लालच में मेरे भाइयों को इस दुनिया से हटा दिया। पुलिस वाले जो होते हैं उस लड़की को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद अब उससे पूछताछ करते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने अपने भाइयों के साथ क्या किया है, तुमने उनको क्यों मार दिया, तुमने उनका क्यों मीट उबाल दिया, तुमने क्यों नहीं कुत्तों को खिलाया। जब ये सारी चीज़ें वो पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं तो लड़की जो होती है वो कहती है कि साहब अगर अब मुझे तुम ना लेकर आते आज रात तो मैं इसे भी मार देती, मैं इसे भी इस दुनिया से हटा देती। इन तीनों ने मेरी ज़िंदगी जो नरक बनाई है, इन तीनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन इन तीनों ने मेरा पूरा फ़ायदा उठाया। इन तीनों ने मुझे तन तन करके मारा है। इन तीनों ने मेरे साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है साहब कि अगर मैं तुमसे कहूँगी तो तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तीन भाई चाहे सौतेले ही सही लेकिन अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये तीनों भाई मेरे ऊपर चढ़ते थे, ये तीनों भाई अपनी हवस पूरी करते थे, ये तीनों भाई हर रात गलत काम मेरे साथ करते थे, और कभी कभी पीकर आते, पीकर आने के बाद मुझे मारते थे, पीटते थे। और इतना ही नहीं, ये कभी कभी अपने सिगरेट से मेरा हाथ जलाते थे, और इन्हें मारने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और ये जब मुझे मारते थे तो मैं एक बात सोचती थी कि मैं इनसे यूँ ही बदला लूँगी। ऐसे मैं इसके दो भाइयों को मार देती हूँ और उन्हें ऐसी मौत देती हूँ, उन्हें उबालती हूँ, उबालने के बाद उनका जो मीट होता है वो कुत्तों को खिलाती हूँ। यानी कि लड़की का जो गुस्सा होता है, जोश होता है, वो पुलिस वालों के सामने कुछ और ही होता है। वो लड़की जब पुलिस वालों के सामने ये सारी बातें कहती है तो पुलिस वालों का भी दिल काँप उठता है। वे भी सोचने लगते हैं कि इस लड़की के साथ कितना गलत हुआ होगा। लेकिन लड़की ने अपने दो भाइयों के साथ सुरेश के, रमेश के साथ भी सही नहीं किया था। पुलिस वाले जो होते हैं उनसे कहते हैं कि अगर तुम चाहती तो तुम हमारे पास आती, हमारे पास आने के बाद तुम रिपोर्ट लिखवाती, तुम बताती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी लड़की जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब, अगर मैं तुम्हारे पास आती भी तो तुम जेल भेज देते, और जब जेल से छोड़ कर आते तो फिर भी मेरे साथ इन्हें यही सब कुछ करना था। मैंने बहुत समझाती हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। और प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है, मैं इनकी प्रॉपर्टी तो कुछ थी ही नहीं जो मैं इनसे प्रॉपर्टी मांगती। लेकिन इन तीनों को मेरा साथ देने की बजाय ये तीनों जो होते हैं मुझसे मेरी अपनी हवस पूरी करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे जो किशोर होता है उसे भी अरेस्ट करते हैं, तो जो लड़की होती है उसे भी अरेस्ट करते हैं, इन दोनों को जेल भेज देते हैं।
प्रूफ इकट्ठा करते हैं। उनकी जो मीट बना हुआ रखा हुआ होता है उसे भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। लेकिन इन दोनों को जब जेल भेजा जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं सोचते हैं कि लड़की को कम से कम सज़ा हो, क्योंकि लड़की ने बीच बचाव में ये सब कुछ किया। लड़की का मेडिकल भी करवाया जाता है तो पता चलता है कि हाँ, तीनों भाई उसके साथ ये सब कुछ हर रोज़ कर रहे थे। तीनों भाई ये सब कुछ उसके साथ, यानी कि अपनी बहन के साथ, जो उनके रिश्ते में बहन लगती थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर इन तीनों ने अपनी बहन के साथ ये सब कुछ गलत किया? बहुत गलत किया। और इन तीनों की और खून का रिश्ता नहीं था तो, लेकिन बहन तो थी ना, इनके पिता की जो पत्नी होती है उसकी बेटी तो थी ना। और दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।